हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात पूछता हूं आप सबसे, थोड़ा गौर करके सोचिएगा। हम सबने पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 में, सबने पढ़ा हुआ है। एक छोटा सा डायलॉग ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, साइन कॉस टेन सारे जितने भी है, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शंस होते ही नहीं है। अब जब ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं होते हैं तो इनके इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सोचो जरा। इस चीज का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें मैंने आपको पूरा की पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी होता है वो सारा कवर करा है, और अपन बेसिकली रीजनिंग पे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और 2 नहीं होते हैं, बट इनके इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो इस चीज का भी आपको इसमें जवाब मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखें। तो चलिए चालू करते हैं। आपका नया चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेसन नंबर 2। इन चीजों को देखने के लिए पहले अपन को वापस जाना पड़ेगा क्लास 11 में, और क्लास 11 में अपन जाकर के पूरा की पूरा जो अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ था, तो उसमें से कुछ कुछ पोर्शन अपन लेकर के यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी वीडियो में आपको क्या खास बात मिलेगी, आपको जो भी कॉन्सेप्ट मिलेगा वो डेप्थ में मिलेगा, है ना। अपन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबसे पहले मैं आपको उनकी डोमेन और रेंज क्लियर करता हूं। सारा पूरा चैप्टर डोमेन और रेंज पर टिका हुआ है, क्योंकि इनवर्स है, सारा गेम ही उस पर डोमेन और रेंज पे। तो आपको जो डोमेन और रेंज में बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारा की सारा आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप नेग्लेक्ट ना करें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारा की सारा डोमेन और रेंज आपको पूरे वीडियो में मिलता रहेगा, है ना। ये चैप्टर मेरा ये दिखता रहेगा आपको, तो इसको आप ध्यान से याद रखें, तो है ना। पहले मैं इसको डिस्कस करके थोड़ा सा आपको की पॉइंट बताता हूं कि आपको याद कैसे रहेगा, है ना। तो जैसे साइन फंक्शन की बात करते हैं, तो साइन फंक्शन का आप सबको ग्राफ पता है। अभी मैं ग्राफ भी सारे के सारे डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको ग्राफ भी विजुलाइज करके आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो साइन फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है, अपन जरा देखें फटाफट। तो डोमेन तो आर होता है, क्योंकि साइन फंक्शन की वैल्यू कभी इंफिनिटी तक नहीं जाती, राइट। तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रेंज जो होगी उसकी वो -1 to 1 है, ये भी आपको पता है ना। सिमिलरली आपका जो कॉस फंक्शन होता है, डोमेन में आप कुछ भी पुट करो एक्स की जगह, cos x में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इंफिनिटी पे आंसर कहीं अप्रोच नहीं कर रहा है, और उसकी रेंज भी -1 to 1 होती है। ग्राफ में आप लोगों ने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम चालू होती है यहां से, tan, cot, sec और cos x है। इनको थोड़ा सा मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं इनकी डोमेन और रेंज। क्यों याद करना? क्योंकि मैंने बताया आपको यहां पे जो भी काम होगा वो पूरा की पूरा डोमेन और रेंज पर होने वाला है ना। तो देखिए tan फंक्शन का मैंने डोमेन क्या लिखा हुआ है, r - 2n+1 π/2। अब ये 2n+1 π/2 क्या है, तो छोटा सा आप देख करके एग्जांपल बताता हूं, उसको समझ लीजिए। ये मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम रहा। इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आप यदि ध्यान से देखें तो ये मेरा क्या हो गया π/2, और ये हो गया 3π/2। इन दोनों को यदि मैं n टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ना 2n+1 π/2 लिख सकता हूं ना, वेयर n इज अ इंटीजर टाइप। तो यदि इन दो वैल्यूज की मैं बात करूंगा तो इसको मैं वेरिएबल फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है बात। अच्छा, अब tan का जो मैंने डोमेन बोला है आपको, वो r - 2n+1 π/2 बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि tan थीटा जो फंक्शन होता है अपना, वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। और आपको पता है फॉर द डोमेन फंक्शन इंफिनिटी अप्रोच नहीं करना चाहिए किसी भी वैल्यू के लिए, राइट। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, है ना। cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए। cos थीटा 0 के तो गड़बड़ जाएगा मामला। तो cos थीटा 0 किन वैल्यूज पे होता है, ये भी आपको पता है कि भाई cos 90 0 होता है, cos 3π/2 0 होता है। तो जब भी ये y एक्सिस, मतलब ये अपन इस एक्सिस की बात करें, या अपन कह सकते हैं कि every 2n+1 multiple of π/2 या odd multiple of π/2, we can say cos will be 0, ठीक है बात। तो ये cos 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन ये वाली जो वैल्यूज है उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा tan थीटा में से। तो मेरा जो डोमेन आ रहा है tan का, देखिए आप, r माइनस odd multiples of π/2, ये odd multiples of π/2 है, where n belongs to z। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा इस कॉन्सेप्ट से आपको कि tan का जो डोमेन है ऐसा क्यों आ रहा है। इस पैटर्न से आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसी पैटर्न से अपन अब देखने वाले हैं cot फंक्शन का। तो देखिए cot थीटा का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, cos बाय sin होता है, राइट। और अब अगेन वही कॉन्सेप्ट अपन यहां लॉजिक लगा देते हैं कि sin थीटा को 0 नहीं होना चाहिए। और sin थीटा 0 कब होगा, sin थीटा शुड नॉट बी 0। और sin थीटा आपको पता है यहां पे 0 होता है, मतलब एवरी मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 जाएगा ना, यहां हो जाएगा पाई पे 2π 3π 4π। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, देखिए जरा ध्यान से, r - nπ कर दिया। तो nπ मुझे नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए।
तो कॉट का जब मैं डोमेन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा r माइनस एन पाई। एन पाई कहां से आया है, ये वैल्यूज मुझे नेग्लेक्ट करनी है, राइट। ठीक है बात, चलिए इसी बात पे अपन अब आगे देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है, sec। तो sec के लिए वही की वही अपना सेम लॉजिक चलेगा कि sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है। तो cos थीटा को 0 नहीं होना चाहिए, और cos थीटा 0 किस पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अपन ने हटा दिए डोमेन से, ये बात भी क्लियर होगी। फिर ऐसे आप cosec फंक्शन का यदि अपन डोमेन की बात करेंगे तो cosec फंक्शन क्या होता है, cosec फंक्शन जो होता है cosec थीटा वी कैन से 1 बाय sin थीटा। तो sin थीटा को 0 नहीं होना चाहिए डोमेन के लिए, राइट। तो sin थीटा 0 कब होता है, sin थीटा 0 आपको पता है एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे sin थीटा 0 होता है। तो इसलिए वहां से भी हमने r में से n पाई को हटा दिया। आई थिंक ये मामला भी क्लियर हो गया। अब यदि अपन रेंज की बात करें इन फंक्शंस की, तो tan थीटा का यदि आप ग्राफ देखेंगे, आप यदि वैल्यूज को भी देखो यदि, है ना, तो tan थीटा की वैल्यूज कैसे आती है, 0 to 90 में यदि मैं रेंज की बात करूं तो 0 1 by √3 1 √3 एंड इंफिनिटी तक जाती है। तो इसका ग्राफ तो पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी दोनों डायरेक्शन जा रहा है। अभी मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसका रेंज आ रहा है, इसका भी रेंज आ रहा है, बट sec और cosec की रेंज को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। बेसिक चीज है, बच्चों को समझ नहीं आती कि रेंज कहां से आई है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, राइट। तो इनकी रेंज की अपन बात देखें तो आप देखिए sec फंक्शन जो होता है, सपोज sec को एग्जांपल लेता हूं, वो होता है 1 अपॉन cos थीटा, राइट। और जो cos थीटा है वो कहां से कहां तक होता है, cos थीटा जो होता है उसकी यदि मैं रेंज की बात करूं तो आपको पता है -1 से 1 के बीच में ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड होती है, राइट। अब यदि मैं यहां पर cos थीटा की जगह -1 से 1 तक की वैल्यूज डाल रहा हूं, मतलब कौन कौन सी डाल रहा हूं, -1 -0.5 -0.10 0.1 0.2 टिल 1। तो ये जो टोटल आंसर आने वाला है, ये जो टोटल आंसर आने वाला है, ये हमेशा हमेशा -1 से इधर आएगा और 1 से उधर आएगा। क्या इसका आंसर -1 और 1 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो वैल्यूज पे डाल रहा हूं -1 से 1 के बीच में यहां डाल रहा हूं, जब उसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो आंसर बड़ा हो जाएगा, है ना। इसका आंसर -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि अपन इसका इन वैल्यूज का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इन वैल्यूज के बीच में आंसर नहीं मिलेगा, इनके एक्सीडिंग में आंसर मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से आप देखिए, sec फंक्शन का जो आप रेंज लिखा है तो मैंने लिखा हुआ है r माइनस द वैल्यूज बिटवीन -1 to 1। -1 और 1 आंसर आ सकता है, जब मैं यहां -1 करूंगा तो -1 आ जाएगा, 1 करूंगा तो 1। तो r में से कौन सी वैल्यू हटानी है, जो इनके इंटरवल के बीच में है। सेम लॉजिक cosec का है, भाई cosec थीटा क्या होता है, 1 बाय sin थीटा होता है, राइट। और सेम लॉजिक लगा दो, आपकी sin थीटा की वैल्यूज भी -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो जो cosec थीटा का जो आंसर है वो भी r माइनस -1 and 1, मतलब इन वैल्यूज के अलावा इन ये जो वैल्यूज हैं अपन को ये नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी -1 से 1 के बीच वाली r में से। तो ये मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया, डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। चलिए बेटा, तो अब तक मैंने क्या देख लिया, डोमेन और रेंज को पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है ना, सारे फंक्शंस की। अब उस सबका काम लगने वाला है ना। तो यहाँ पे अभी आप सबसे टॉप पे में आप देखोगे तो मैंने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज को लिख रखा है। ये सारे वीडियो लेक्चर में रहेगा आपको, ताकि याद रहे और आप आसानी से याद भी कर पाओ बार बार देख करके, है ना। इस सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में हर जगह लगेगा, हर एक क्वेश्चन में लगेगा ये, है ना। अब बात आती थी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला था कि भाई साइन और कॉस 1 1 on 2 ही नहीं है। जब 1 1 on 2 नहीं तो फिर इनवर्स कैसे आया। अब वो सीक्रेट आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो उसके पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनवर्स फंक्शंस होते क्या हैं, एक बार वापस थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो इनवर्स फंक्शन के लिए आपको पता है कि मैंने कोई फंक्शन बोला है f x टेंड्स टू y, है ना, जिसमें ये अपना डोमेन और रेंज हो गया। तो मैं यदि डोमेन और रेंज एक्सचेंज करके नया फंक्शन g बना दूंगा तो मैं कह दूंगा कि g जो है दैट इज द इनवर्स ऑफ f, है ना। ये कहानी अपन ने देख चुके हैं कि मेरे पास एक कोई फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज x और y, यदि मैंने डोमेन और रेंज एक्सचेंज करके नया फंक्शन बना दिया है तो जो नया फंक्शन होगा वो मेरे फंक्शन का इनवर्स होगा। ये कहानी अपन ने देख ली थी। इसके लिए जरूरी बात क्या थी, जरूरी बात ये थी कि जो मेरा फंक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं दैट हैज टू बी 1 1 and not 2, है ना। ये अपन ने तरीका देख चुका था लास्ट वीडियो में, आपने ध्यान से देखा होगा कि भाई 1 1 and not 2 होना जरूरी है किसी फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए। अब मैं कहता हूं कि अब साइन फंक्शन की बात करें तो यहां पे मैंने जो ग्राफ प्लॉट कर रखा, आप ध्यान से देखो तो ये साइन फंक्शन का मैंने ग्राफ प्लॉट कर रखा है, y इक्वल्स टू sin x, और ये x की डिफरेंट वैल्यूज मैंने रेडियंस में लिख रखी है।
अब इसमें आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि साइन फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पे सेम वैल्यूज ऑफ वाई आ रही है। तो देखिए जैसे पाई बाय 2 पर भी आंसर 1 आ रहा है और 5 पाई बाय 2 पर भी आंसर 1 आ रहा है, राइट? और यदि किसी पर्टिकुलर कोई भी रैंडम लाइन यदि मैं ड्रॉ कर दूं सो फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए भी साइन का आंसर तो सेम आ रहा है। दैट इज द रीजन साइन फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन, है ना? ये आपको पता है कि भाई वन वन फंक्शन के लिए फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स देयर हैज टू बी द डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ वाई। बट यहां पर ऐसा नहीं है, कहीं पर भी आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए तो ये वन वन नहीं है। अब जब वन वन नहीं है तो फिर इनवर्स कैसे आया? हम कैसे लिख रहे हैं कि भैया साइन इनवर्स है, राइट? इसके लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा कि आपको एक ऐसी पर्टिकुलर रेंज, एक पर्टिकुलर ऐसा इंटरवल ढूंढना पड़ेगा जिसमें जो साइन फंक्शन है 1 1 और 1 2 दोनों होगा। तो आप ग्राफ को ध्यान से देखिए कि ऐसा कौन सा इंटरवल है यहां पर, है ना? ऐसा कौन सा इंटरवल है जहां पे मैं कह सकता हूं कि जो साइन फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। तो अब यदि ध्यान से देखें तो -π/2 से π/2 का जो इंटरवल है, मैं यहां पे एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं, इस इंटरवल की अपन बात कर रहे हैं। तो इस इंटरवल में कह सकता हूं कि जो साइन फंक्शन है 1 1 फंक्शन। देखिए क्योंकि इस दैट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, देयर इज अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, है ना? हर एक वैल्यू के लिए एक इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ y आ रही है, कोई रिपीटेशन नहीं है, मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए सेम आंसर y का नहीं आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में मैं कह सकता हूं कि साइन फंक्शन 1 1 फंक्शन है, साइन फंक्शन 1 1 नहीं है। इफ आई से फ्रॉम -π/2 yes it is a 1 1 फंक्शन। ऐसे ही कोई बोले कि सर ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सर मैं यहां से यहां तक भी जाऊं तो भी ये 1 1 है। कहां से कहां तक? ये कोई बच्चा बोले कि सर मैं π/2 से 3π/2 पे जा रहा हूं तब भी ये 1 1 फंक्शन आ रहा है क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफरेंट आंसर्स y के आ रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। इस रेंज में भी, इस पर्टिकुलर इंटरवल में भी वो 1 1 है। ऐसे कई सारे अपन इंटरवल लेफ्ट और राइट में लिख सकते हैं, दैट्स अ ट्रू फैक्ट। तो आपको इनको अपन बोलते हैं ब्रांचेस, है ना? तो इन ब्रांचेस में से हमने एक पर्टिकुलर ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया है जो जीरो के पास होती है, उसी ब्रांच को लेना होता है एंड दैट ब्रांच वी कॉल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं अपन उसको? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना? आपने भी याद हो, आपको क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा ना कि भाई sin थीटा इक्वल्स टू लेट से 1/2 है, तो थीटा की दो वैल्यूज आती थी, तो उसमें जो दो पर्टिकुलर वैल्यू अपन 0 to 2π में लेते थे उनको प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते थे एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो होती थी उसको अपन जनरल वैल्यूज बोलते थे। तो यहाँ पे ये तो सारे जनरल वैल्यूज हैं, इसमें से मैंने एक पर्टिकुलर ब्रांच सेलेक्ट कर ली जिसको मैं क्या कह रहा हूं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और वो कौन सी है? -π/2 से π/2। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में मैं कह सकता हूं कि साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये थी कहानी। क्यों करता है? क्योंकि इस इंटरवल में यदि मैं साइन फंक्शन को लूंगा तो वो 1 1 और 2 हो जाएगा। और आपको मैंने बता दिया था किसी फंक्शन को इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए? उसको 1 1 और 2 होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर में 1 1 और 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोले सर इस फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी वो है। बट आपको जब क्वेश्चन में डिफाइन करा होगा ना कि भाई ये वाला इंटरवल है तब तो ठीक है, बट एनसीईआरटी में किसी भी क्वेश्चन में ये इंटरवल्स नहीं आने वाले। आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कोई पर्टिकुलर इंटरवल नहीं लिखा होगा, आपको लिखा होगा साइन इनवर्स। तो दैट मींस बाय डिफॉल्ट आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लेना है। तो आई थिंक ये आपको मिस्ट्री क्लियर हो गई होगी कि साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट क्यों करता है। आई थिंक, है ना? क्यों करता है? क्योंकि हम उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू ब्रांच में ले लेते हैं। तो भाई इनवर्स उसका साइन फंक्शन इज नॉट, उसका इनवर्टिबल फंक्शन पॉसिबल नहीं है, बट एक पर्टिकुलर इंटरवल में उसका इनवर्स पॉसिबल है, -π/2 to π/2, जिसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। अदर्स में भी है, बट एनसीईआरटी के लिए आपको क्या रखना है? -π/2 से π/2। तो यहाँ पे आप सबसे टॉप पे चलते हैं। चलिए डोमेन और रेंज में सारे फंक्शन की एक करके आपको डिस्कस करने वाला हूं, ग्राफ बताने वाला हूं और उनकी डोमेन और रेंज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला फंक्शन है मेरा साइन इनवर्स। तो कैसे लिखते हैं अपन इसको? जो नॉर्मल फंक्शन अपना साइन होता है उसको तो अपन साइन करके लिख लेते हैं। अब इनवर्स फंक्शन को कैसे लिखेंगे अपन? साइन इनवर्स। और यहां जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? डोमेन, है ना? और यहां पे जो इक्वल्स टू करके जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं अपन? रेंज, राइट? तो साइन इनवर्स में अब डोमेन क्या आने वाला है? डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाएगा। तो जो साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज होता था, जो अभी अपन ने पढ़ा था, वो साइन इनवर्स के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, राइट? ये आपको पता है, बात इनवर्स फंक्शन में यही होता है, मैंने बताया कि डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाते हैं। बट क्या इसका डोमेन और रेंज एक्सचेंज होकर एग्जैक्टली साइन वाला रहेगा? नहीं रहेगा।
इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि साइन इनवर्स में डोमेन क्या रहने वाला है, डोमेन क्या रहने वाला है। तो इसके लिए डोमेन क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिए, -1 to 1 रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन का जो रेंज है वो -1 to 1 है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जब वो क्वेश्चन आएगा तो यहां पर जो वैल्यूज लिखेगा वो -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज लिख के देगा। पहली बार यदि उसने ऐसा लिख दिया तो वो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता है डोमेन में होता ही नहीं है साइन इनवर्स के 2, तो ये तो क्वेश्चन मामला गड़बड़ा गया, तो क्वेश्चन गलत है, आप उसको तुरंत रिजेक्ट कर देना। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने डोमेन बता दिया कि आपको डोमेन -1 to 1 रहेगा, क्योंकि साइन का जो रेंज था वो -1 to 1 है। बट इसका रेंज क्या होगा? क्या इसका रेंज R होगा? क्योंकि साइन का जो डोमेन हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था साइन फंक्शन का डोमेन, वो बताया था मैंने R, है ना। बट क्या साइन इनवर्स का रेंज R होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ ब्रांच ले रहा हूं। तो इसका आंसर अब कहां से कहां तक आने वाला है? साइन इनवर्स का आंसर जो आने वाला है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आने वाला है। इसीलिए अगर ध्यान से देखिए तो मेरा जो रेंज है वो -π/2 से π/2। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ये भी ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट मैंने आपको क्या बताया एनसीईआरटी में, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन जब आएगा अपन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यूज बताइए, तब आपको यही काम लेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो याद रखना है रेंज -π/2 से π/2, जब डिफाइन नहीं है रास्ता तो आपको बाय डिफॉल्ट आप तो यही याद रखिए, है ना, -π/2 से π/2 उसकी साइन इनवर्स की रेंज होगी। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। एक दो बातें मैं थोड़ी सी आपको बता दूंगा ये वाली, और क्योंकि अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये दो लॉजिक्स और लगने वाले हैं। तो एक बार इसको फटाफट देख लीजिए, ये क्या लॉजिक कहता है। ये लॉजिक कहता है कि मेरा कोई फंक्शन है उसका इनवर्स है, तो मैंने f इनवर्स f of x निकाला है, तो क्या आंसर आएगा? f इनवर्स f of x क्या है? y, और f इनवर्स y का आंसर क्या होगा? x होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा फंक्शन f of x टेंड्स टू y था। सेम यहां पे मैं एक चीज और कह रहा हूं कि f of f इनवर्स y, f of f इनवर्स y, और f इनवर्स y का आंसर क्या आने वाला है? x आने वाला है, और f of x क्या है? y है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी अपन यूज करने वाले हैं जब मैं आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज बता दूंगा, एक बार डिस्कस कर लूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसके बाद ये दोनों लॉजिक बता के थ्रू अपन कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब अपना नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है, दैट इज कॉस फंक्शन, है ना। तो अपने पास y cos x दे रखा है। अब मेरे को cos इनवर्स x जो है उसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है, दूसरा ये डिस्कस करना है कि इसका इनवर्स वही कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैंने आपको लॉजिक क्या बताया है, आप ऐसा इंटरवल पकड़ लो, ऐसी ब्रांच पकड़ लो जिसमें वो 1 1 और 1 2 फंक्शन हो, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए आप यदि ध्यान से इसमें देखें तो कौन सी ऐसी ब्रांच है जहां पर मैं कह सकता हूं कि ये 1 1 और 1 2 फंक्शन है। ब्रांचेस तो कई सारी होंगी, कोई सी एक ब्रांच पकड़ लो। तो आप यदि मैं यहां से यहां तक देखूं 0 to π, तो क्या मैं कह सकता हूं ये 1 1 1 2 फंक्शन है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। देखिए ना, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आई एम गेटिंग द डिफरेंट आंसर्स फॉर y। कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर मैं 0 to -π में भी तो है, बिल्कुल बात सही है, यू आर राइट। बट बात फिर से आ रही है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमने cos के लिए डिफाइन कर रखी है एनसीईआरटी ने, दैट इज 0 to π। तो अपना cos फंक्शन यहां पर आगे देखिए, cos फंक्शन के लिए मैंने जो बताया था आपको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो डिफाइन कर रखी है वो 0 to π कर रखी है। ब्रांचेस और भी पॉसिबल है। तो जो cos इनवर्स होगा उसकी जो रेंज होगी वो 0 to π हो जाएगी। अब वो कैसे आ रही है अपन देखते हैं फटाफट। तो चलिए पहले तो cos x का मैंने आपको ग्राफ बता दिया है, मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता दी है। इस ब्रांच में यदि मैं बात करूंगा तो 0 to π की बात कर रहा हूं, 0 to π में cos फंक्शन जो है वो 1 1 और 2 है। मतलब जब मैं इस ब्रांच को लूंगा तो मैं कह सकता हूं कि cos का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो कैसे लिखेंगे अपन? cos इनवर्स y इक्वल्स टू x, इस पैटर्न से लिखेंगे। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यूज होंगी, ये जो वैल्यू होगी y की, दैट इज द रेंज ऑफ cos x विल बिकम द डोमेन फॉर cos इनवर्स x, राइट। सो डोमेन ऑफ cos इनवर्स क्या होने वाला है? डोमेन ऑफ cos इनवर्स y की वैल्यूज होने वाली है। तो डोमेन को आप फटाक से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि y की cos में क्या क्या वैल्यूज हुआ करती थी, -1 से 1 हुआ करती थी, है ना, ये अपने देख चुके हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो डोमेन है cos इनवर्स का वो -1 to 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि cos फंक्शन का जो रेंज होता था वो -1 to 1 था, वो वैल्यूज ऑफ y। तो यहां पे अपन को क्लियर हो गया कि cos इनवर्स का जो मेरा डोमेन आने वाला है वो -1 to 1 है। बट अब मैं यदि रेंज की बात करूं cos इनवर्स के लिए,
तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज व्हाट? द वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट? बट क्या वैल्यूज ऑफ एक्स मैं कह सकता हूं आर है यहां पे? नहीं कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकता हूं? क्योंकि मैंने अभी आपको तुरंत बता दी आर कर दोगे तो भाई इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, और इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन है कि भाई 1 1 और 1 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन को कई सारी ब्रांचेस में 1 1 और 2 दिखता है, जैसे कि एक ब्रांच 0 to पाई है, एक ब्रांच 0 to -पाई, ऐसी बहुत सारी रिपीटेटिव ब्रांच चलेगी। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी सेलेक्ट करी है? हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो सेलेक्ट करी है वो 0 to पाई करी है। तो मैं कहूंगा जो x की वैल्यूज आने वाली है वो 0 to पाई की रहने वाली है। तो इसीलिए cos इनवर्स की जो रेंज आने वाली है वो क्या आने वाली है? 0 to पाई आने वाली है। आई थिंक ये भी क्लियर होगा कि cos इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होने वाला है। चलिए, तो अपना बेटा नेक्स्ट फंक्शन है cosec फंक्शन, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके रखा, आपके लिए ध्यान से देखिए। तो cosec x का यदि आप ग्राफ देखेंगे तो 0 पर तो वो इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है ना, पाई पे 0 इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको आई थिंक पता है, क्योंकि cosec जो होता है 1/sin x होता है और sin 0 जो होता है वो 0 होता है, तो 1/0 इंफिनिटी पे वो अप्रोच करने वाला होगा, राइट। तो ये मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता दिया है। ये जो बात बता रहा हूं अभी इनवर्स फंक्शन जब अपन इसका कैलकुलेट करेंगे डोमेन उसमें जरूरत पड़ेगी। अब बात वही कहानी शुरू होती कि भाई cosec का इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, जब cosec तो 1 1 और 1 2 फंक्शन ही नहीं है ना भाई। यहाँ पे मैं दो वैल्यूज ले लेता हूं रैंडम, ये दोनों, तो देखिए दोनों में y का आंसर तो सेम आ रहा है, तो 1 1 1 2 तो भाई नहीं, सीधी सी बात है। फिर वही लॉजिक लगा देते हैं अपन लोग कि भाई हमें कोई ऐसा इंटरवल पकड़ लेंगे कि जिस इंटरवल में वो 1 1 और 1 2 हो जाए। तो वो एक ऐसा इंटरवल कौन सा यहाँ पे आने वाला है उसको चूज करना है अपन को। तो ध्यान से देखिए ऐसा कौन सा इंटरवल दिखता है जहां पे मैं 1 1 और 1 2 दे सकता हूं। तो मुझे दिखता है कि ये जो π/2 से जो π/2 का इंटरवल है इसमें ये 1 1 और 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यूज का कोई रिपीटेशन नहीं, यहाँ पे वैल्यूज देखो पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज है y की, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफरेंट y के आंसर आ रहे हैं ना। डिस्टिंक्ट के लिए x, डिस्टिंक्ट y आ रहा है। तो -π/2 से π/2 ये ऐसा पर्टिकुलर इंटरवल मैं कह सकता हूं इसमें 1 1 और 2 है। एक छोटी सी प्रॉब्लम उसमें और वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कई और इंटरवल यहाँ पे हो सकते हैं। कोई बच्चा बोल सकता है सर मैं π/2 से 3π/2 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कई सारी ऐसी ब्रांचेस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी जिसमें 1 1 और 2 होगा। हमें कौन सी ब्रांच लेनी है? हमें लेनी बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी यहाँ पर? -π/2 से π/2, राइट। बट उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये 0 क्यों? क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है बट cosec 0 तो नॉट डिफाइंड है ना। तो हमको जब cosec फंक्शन का यदि आपने अभी मैंने डिस्कस करा था डोमेन और रेंज, ये सब भी डिस्कस कर लिए थे, तो जब इनवर्स का अपन डोमेन रेंज यहां देखने वाले हैं तो यहां पर 0 जो है cosec में अपन 0 पुट नहीं करते ना, क्योंकि cosec 0 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहां पे जो cosec का जब अपन इनवर्स डिस्कस, cosec इनवर्स का जब अपन रेंज डिस्कस करने वाले हैं तो यहां पे 0 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि cosec 0 नॉट डिफाइंड होता है, राइट। तो यदि अपन cosec इनवर्स की जब मैं रेंज की बात कर रहा हूं तो -π/2 से π/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 0 आंसर नहीं ले सकते क्योंकि cosec 0 इज नॉट डिफाइंड। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। तो y = cosec x है, इसके इनवर्स को कैसे लिखेंगे अपन? cosec इनवर्स y = x। अपन को डिस्कस cosec की तो मैंने डोमेन रेंज अच्छे से डिस्कस करके आपको बता ही दी है। इसकी जब अपन डोमेन रेंज की बात करते हैं तो यहां मैं कहूंगा कि जो y है दैट विल बिकम माय डोमेन ऑफ cosec इनवर्स, और जो x है वो मेरे यहां रेंज बन जाएगा cosec इनवर्स का। तो यहां पे यदि मैं वैल्यूज देखूं तो cosec x में आपको पता था कि जो आंसर आता था, आंसर जो आता था ना cosec का रेंज जो आता था वो -1 से 1 के अलावा सारी वैल्यूज आते थे, मतलब उनके बीच में नहीं। -1 1 होता था बट उसके आउटसाइड के सारे आंसर आते थे। तो जो वो y की वैल्यूज होती थी, तो यहां पे मैं अभी क्या वैल्यूज पुट करने वाला हूं y की जगह, दैट वाज द रेंज ऑफ cosec x। तो ये क्या बनने वाला ध्यान से देखिए। तो डोमेन cosec इनवर्स का r - -1 to 1, ये क्या होता था? cosec का रेंज होता था, वो cosec इनवर्स का डोमेन बन गया, है ना। और आप यदि ग्राफ भी देखें तो मैंने बता दिया -1 और 1 तो आ रहा है, उसके अलावा सारी वैल्यू देखो ये पूरी पट्टी नहीं आ रही है। -1 से 1 का आंसर आता नहीं है cosec का, आपको पता है, राइट। तो cosec इनवर्स फंक्शन का डोमेन r - -1 to 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस और 1 तो आ सकता, 1 आंसर आ सकता है, बट इसके बीच वाली वैल्यूज नहीं, राइट। अच्छा, अब cosec इनवर्स की जब मैं रेंज की बात करता हूं तो वो क्या हो जाता है? x हो जाता है। x क्या होता है यहाँ पे? cosec का डोमेन होता है। cosec का डोमेन यहाँ पे क्या होगा? तो cosec के डोमेन में आपको मैंने बता दिया यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेलेक्ट करनी है, दैट इज -π/2 to π/2।
बट जीरो नहीं लेना है। जीरो नहीं लेना है इसका रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि जीरो पर क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अपन को आंसर जीरो के अलावा -π/2 से π/2 लेना है। तो रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स अपन ने लिखा हुआ है -π/2 से π/2 इंक्लूडेड एक्सेप्ट द वैल्यू 0। ओके, चलिए तो नेक्स्ट फंक्शन अपना बेटा भी है sec x, जिसका मैंने आपको ग्राफ यहां पे ड्रॉ करके बता दिया है। y = sec x अपना नया फंक्शन है। वापस वही कहानी डिस्कस करनी है कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कौन सा इंटरवल लेना है और क्या डोमेन और रेंज होने वाला है। तो यदि आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको ऐसा इंटरवल, मैंने आपको अभी तक की ट्रिक बता दी कि आपको ऐसा इंटरवल ढूंढना है जिसमें ये 1 1 और 1 2 हो जाए। तो अब तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इस ग्राफ को देख करके आप पकड़ सकते हैं कि ये 0 to π वाला जो मेरा इंटरवल है, यहां पर ये 1 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए डिफरेंट y के आंसर्स आते हैं। इंटरवल कोई बच्चा यहां से यहां भी ले सकता है 0 to -π, उसमें भी कोई गम नहीं है, बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमको दी गई है, वो क्या है 0 to π डिग्री है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली आई थिंक, राइट। ये आई थिंक कहानी आपको सब समझ आ रही होगी, आप खुद से कर पा रहे होंगे। तो 0 to π जो हो जाएगा मेरा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, जिसमें मुझे इसको इनवर्स को मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो चलिए अब देखते हैं। तो y = sec x है, तो sec इनवर्स y को हम x लिखेंगे। तो यदि मैं डोमेन की बात करता हूं, sec इनवर्स का डोमेन y है, जो sec x का रेंज हुआ करता था, ठीक है। तो यदि sec इनवर्स y के मैं डोमेन की बात करूं तो वो क्या होने वाला है, आप ध्यान से देखें। तो जो डोमेन ऑफ sec इनवर्स x है वो r - -1 to 1 होने वाला है, जो हमने अभी तुरंत पढ़ा था cosec के साथ, राइट। क्योंकि आपने cosec और sec की जब मैंने आपको रेंज बताई थी तो मैंने बताया था कि r - -1 to 1 उनकी रेंज होती थी, है ना। -1 से 1 के बीच में आंसर नहीं आता था, बाकी सारा आंसर आ जाता था। तो सेम यहां पर जो sec के लिए मैं जब sec इनवर्स फंक्शन की जब मैं रेंज डोमेन की बात करता हूं, जो sec का रेंज होता है तो एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे कि cosec का है। तो दैट इज r - -1 to 1। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं। तो मतलब यहां पे जो वैल्यूज रखने वाला हूं मैं, इस -1 से 1 के अलावा सारी वैल्यूज में यहां पे रख सकता हूं, दैट आर रियल नंबर्स। अब sec इनवर्स का रेंज क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। वो क्या था, sec x का डोमेन हुआ करता था, राइट। तो sec x के डोमेन में यदि आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको तुरंत अभी बताया कि आपको पकड़ना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने बता दिया आपको 0 to π वाली है, ठीक है। बट इसमें छोटी सी बात और आपको ध्यान देना है, छोटी सी बात को यहां पे ये ध्यान देना है कि जो π/2 ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्यों कर रहा है कि π/2 पे फंक्शन इंफिनिटी पे अप्रोच कर जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि sec x 1/cos x होता है और cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो sec x sec 90 विल बी नॉट डिफाइंड केस, तो 90 को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो sec इनवर्स x का जब मैं रेंज की बात करूंगा उसमें π/2 आंसर नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, रेंज ऑफ sec इनवर्स x जो मैंने लिखा है 0 to π एक्सेप्ट π/2 लिखा हुआ है। तो ये मेरा π/2 वैल्यू नहीं आ सकता। उसका लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि π/2 को देखिए इंफिनिटी यहां पर अप्रोच कर रहा है, राइट। तो ये हो गया डोमेन और रेंज ऑफ cos इनवर्स x। ओके बेटा, तो अब अपन देख रहे हैं बेटा दो फंक्शन जो हमारे रह गए थे tan x और cot x। अब अपन इनका इनवर्स डिस्कस करने वाले हैं कि इनका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और किस इंटरवल में, है ना। तो ध्यान से अपन दोनों के ग्राफ देखते हैं एक करके। तो पहला अपन लेते हैं y = tan x, है ना। तो पहले तो डिस्कस करते हैं कि इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही मैंने आपको लॉजिक बता रखा है कि आपको ऐसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी पड़ेगी, ऐसी ब्रांच लेनी पड़ेगी जिसमें फंक्शन 1 1 और 2 हो जाए। तो यदि आप इसको ध्यान से देखें tan x के ग्राफ को, तो आप पकड़ के मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें जो tan x है वो 1 1 और 2 होगा। तो ऐसी कई सारी ब्रांचें आपको दिख गई होंगी, आपको आइडिया लग चुका होगा 1 और 2 के लिए कैसे देखना होता है। तो ये जो अपन को मुझे को ब्रांच दिख रही है -π/2 से लेके π/2, इसमें मेरा फंक्शन 1 1 और 2 मुझे दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं आ रहा है। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y के डिफरेंट आंसर्स आते हैं। तो -π/2 से π/2 मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहेगी। और आप यदि ध्यान से देख लेंगे रेंज ऑफ tan इनवर्स, तो -π/2 से π/2 आपको दिख रहा है। एक दूसरी बात यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि अब तक मैंने क्लोज इंटरवल लगा रखे थे कई जगह, ये ओपन इंटरवल में चल रहा है। ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि -π/2 और π/2 पे तो वैल्यू क्या हो रही है, नॉट डिफाइंड आ रही है ना। तो नॉट डिफाइंड के लिए अपन को यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं फटाफट कि tan x जो फंक्शन दे रखा है, जब मैं इसका इनवर्स कैलकुलेट करूंगा तो उसका डोमेन और रेंज कैसे आने वाला है। तो मैं लिख रहा हूं y = tan x, दैट मींस tan इनवर्स y = x। तो मैं ये कहूंगा कि जो वैल्यू y है वो डोमेन हो जाएगा tan इनवर्स का, जो y की वैल्यू है। और अब यदि tan x के रेंज की बात करूं मैं,
तो 10x का रेंज आपको पता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है, मतलब r रियल नंबर्स होता है। तो इसका मतलब अब यदि यहां पे देखेंगे आप डोमेन ऑफ tan इनवर्स, तो r आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो फंक्शन tan x था, tan x का जो रेंज है दैट इज y, वो रियल नंबर्स है। यदि वो रियल नंबर्स है तो tan इनवर्स में जब मैं पुट करूंगा y, दैट विल बी द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स। तो मैं कह सकता हूं कि जो डोमेन ऑफ tan इनवर्स का डोमेन r लिखा हुआ है। अब यदि मैं tan इनवर्स की रेंज की बात करता हूं तो वो क्या बन जाता है? वो x बन जाता है। x कौन है? tan x में जो x है वो tan का डोमेन हुआ करता था। अब डोमेन में तो पहले तो अपन, आपको पता है कि वैल्यूज ले लिया करते थे r माइनस एक पर्टिकुलर इंटरवल को छोड़ करके, है ना, 2n+1/π/2 को छोड़ करके। बट यहां पर क्या दिक्कत हो जाएगी? यहां पर मैंने बता दिया कि 1 1 ऑन 2 मैंने क्या करा है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच सेलेक्ट कर ली जिसमें इसको डिफाइन करा। तो वो ब्रांच क्या है? -π/2 से π/2 की ब्रांच है ना, जो आंसर आने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि tan इनवर्स का जो आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच का ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, सारी ब्रांच का आंसर नहीं लेंगे, है ना, एक स्पेसिफिक ब्रांच में वो 1 1 और 1 2 रहेगा। इसीलिए tan इनवर्स की जब मैं रेंज की बात कर रहा हूं तो -π/2 से π/2 पर आने वाला है। आई थिंक ये लॉजिक आपको क्लियर होगा कि tan इनवर्स का डोमेन रेंज कैसे आ रहा है। अब दूसरा फंक्शन अपन देख लेते हैं। अब यदि ग्राफ देखेंगे तो दूसरा मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, दैट इज cot x। तो यदि आप इस ग्राफ को देखें ध्यान से तो ये 0 पर इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है और पाई पे इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है माइनस इंफिनिटी, राइट। तो चलिए इसके डोमेन और रेंज की जब अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपन को ही बात करना पड़ेगी कि इसको 1 1 और ऑन 2 को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई 1 1 ऑन 2 कैसे हो रहा है और किस इंटरवल में हो रहा है। तो यदि यहां इंटरवल की बात करें तो यही वाला इंटरवल दिया पकड़ लें, 0 टू पाई वाला इंटरवल दिया पकड़ लें, तो उसमें मुझे 1 1 और ऑन 2 दिखता है। क्लियर सी बात है कि 0 टू पाई में कोई भी रिपीटेशन नहीं आ रहा है मेरे y की वैल्यूज का, डिफरेंट वैल्यूज जो y आ रही हैं। तो मैं कह सकता हूं इस इंटरवल में फंक्शन को 1 1 और 2 प्रूव कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच विल बी 0 टू पाई। दैट्स व्हाई इफ यू लुक एट द रेंज ऑफ cot इनवर्स वो 0 टू पाई आपकी लिखी हुई है। अच्छा, ओपन इंटरवल लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है ओपन इंटरवल? क्योंकि 0 और पाई पे फंक्शन नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है ना, इसलिए 0 टू पाई ओपन इंटरवल है। अब उसको अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, क्या कई और ब्रांचेस पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारी यहाँ पे ब्रांच आपको दिखती है जहां पे 1 1 और 2 है, तो और भी ब्रांचेस हैं। बट बात वही आ रही है कि अपन को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को लेना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए अपन को क्या एनसीईआरटी ने दिया हुआ है? आपको 0 टू पाई को ही कंसीडर करना है। तो क्वेश्चंस के लिए आपको यही वैल्यू सारी याद रखनी है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू cot x मेरा फंक्शन है, तो cot इनवर्स y विल बी x। तो इसका जब मैं डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन क्या हो जाएगा? फॉर द डोमेन ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ y। और y क्या है? जो cot फंक्शन था जिसका मैंने ग्राफ बना रखा था वो उसकी रेंज हुआ करती थी, राइट। तो cot फंक्शन की जो रेंज थी वो आपको याद है ऑल रियल नंबर्स हुआ करती थी, राइट। तो यदि ऑल रियल नंबर्स cot की रेंज हुआ करती थी तो जो cot इनवर्स में जो y की जगह डालूंगा दैट विल बी द cot इनवर्स CR, दैट इज द ऑल रियल नंबर्स, है ना। क्योंकि cot x जो मेरा फंक्शन था उसकी रेंज y थी, जो cot इनवर्स का डोमेन बन गया है। तो cot इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा क्योंकि cot x का जो डोमेन था, रेंज था, वो ऑल रियल नंबर्स था। आप यहां ग्राफ से देख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक आंसर जा रहा है, दैट इज द रेंज। तो cot इनवर्स में y दैट इज द डोमेन वी कैन से इज R, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। बट जब मैं cot इनवर्स की रेंज की बात करता हूं तो cot इनवर्स की रेंज क्या होगा? x होगा। x क्या है? cot का डोमेन। बट cot का डोमेन तो कुछ और हुआ करता था, इसका डोमेन नहीं होगा क्योंकि यहां पर मुझे क्या लेना है? एक स्पेसिफिक ब्रांच लेनी है, राइट। क्योंकि उसी ब्रांच में वो 1 1 और ऑन 2 है। तो यहाँ पे वो ब्रांच मुझे कौन सी नजर आती है? मुझे नजर आती है 0 टू पाई वाली ब्रांच, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अच्छा, उसमें भी मुझे 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 0 और पाई पे वो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है। इसीलिए मैं कह सकता हूं द रेंज ऑफ cot इनवर्स 0 टू पाई बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। अब मैं आप लोगों को यह बताना वाला हूं कि जितनी वैल्यूज मैंने यहां लिख दी हैं इसको आप ध्यान से डेली पढ़ के याद कर लें, क्योंकि अब जो अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं हर क्वेश्चन में इन्हीं का मैं लॉजिक आपको बताने वाला हूं, राइट। तो अपन एग्जांपल्स की तरफ और अप्रोच जो मैं कहता हूं ट्रिक्स, क्योंकि देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा जाए तो आसान चैप्टर है बट बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये वाले चैप्टर में आपको कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ती है कि यहाँ पे सर x को क्या पुट करें तो आंसर आएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है उसमें मैं बेसिकली ट्रिक को डिस्कस करूंगा
कि कैसे आप ट्रिक्स को मेरी लगा करके क्वेश्चन को बहुत ही आसान बनाएं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात इस फंक्शन चैप्टर के लिए ये हो जाता है कि इस चैप्टर की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लग जाती है, इस चैप्टर की एप्लीकेशन डेरिवेटिव में लग जाती है, इंटीग्रेशन में भी इसकी एप्लीकेशन लग जाएगी, राइट। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आपको चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा कि आपको कहां पर क्या सोचना है, कैसे सोचना है। वो ट्रिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। और आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। ओके।